मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस पाठ के हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिनका कि हम प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1 है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है। तो उन्होंने क्या तर्क दिए हैं श्रम विभाजन को का ही एक रूप न मानने के पीछे, कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार मानने के पीछे अंबेडकर ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1 है, देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ शारीरिक विभाजन भी कर देती है। नंबर 2 है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन अत्यंत ही आवश्यक है। श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी भी अन्य देश में नहीं है, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में है। नंबर 3, भारतवर्ष में जाति प्रथा पर श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, जैसा कि आपने सार में भी पढ़ा है। वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को किनारे करके जन्म पर आधारित पेशा जो है निर्धारित करती है। तो पैसा लिख गया है, तो पेशा निर्धारित करती है। नंबर 4, जाति प्रथा मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी पेशे को बदलने की अनुमति नहीं देती, जिसके कारण व्यक्ति भूखे मरते हैं। नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज से बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है, क्या यह स्थिति आज भी है। तो आप अपने इर्द गिर्द समाज में इन चीज़ों को अनुभव जब करते हैं तो आपको बहुत सारी स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है कि क्या हमारे समाज में बेरोजगारी है अथवा नहीं है। तो आप हमारे यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी है और बेरोजगारी भी अत्यधिक बढ़ती चली जा रही है। लोग भुखमरी के शिकार भी होते हैं, अनाज भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता, तो आखिर भुखमरी है, बेरोजगारी है, इसी कारण से ऐसी स्थिति है। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आज से कितने वर्ष पहले ही इन चीज़ों को के बारे में अंबेडकर जी ने लिखने का प्रयास किया है। जाति प्रथा समाज में बेरोजगारी व भुखमरी को उत्पन्न करती है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर कार्य को चुनना पड़ता है। वह चाह कर भी दूसरे पेशे को नहीं कर सकता, वह उसके साथ बंधा रहता है। वह अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करता, इस पेशे में उसे गुजारा करना पड़ता है। कभी कभी भुखमरी की स्थिति भी आ जाती है कि वह काम आप देखते हैं, कभी कभी ऐसे काम भी लोग करते हैं जो कैसे होते हैं, मौसम के अनुसार होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में बहुत उनकी आप देखते हैं योग्यता तो होती है, लेकिन बहुत उस कार्य में पैसा नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें की वजह से उन्हें झेलना पड़ता है। भारतीय समाज पैतृक पेशे पर आधारित है। आप देख रहे हैं, उद्योग धंधों के विकास प्रक्रिया व तकनीक के कारण कुछ श्रमिक रोजगार हैं। आज सरकारी कानून, सामाजिक सुधार, विश्वव्यापी परिवर्तन के कारण जाति प्रथा के बंधन काफ़ी हद तक क्या हो चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं, थोड़ा कम हुए हैं, परंतु कहीं भी समाप्त नहीं हुए हैं, जिसे हम देख रहे हैं। धीमे धीमे लोग जाति से अलग पेशों को भी अब क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। तो बहुत से पेशे ऐसे हैं जिन्हें कि जैसे कुम्हार का बेटा है, लोहे का काम करने वाले हैं या लकड़ी का काम करने वाले हैं, उनके बच्चे उन कामों को नहीं करना चाहते हैं, वे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे पेशे को अपना रहे हैं। तो पहले से थोड़ी सी स्वतंत्रता और बहुत से विचारों का परिवर्तन अब दिखाई दे रहा है। नंबर 3, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। वैसे दास्ता आप किसको कहते हैं, गुलामी को। तो शब्दों को जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर लेते हैं, आंसर भी लिख लेते हैं। लेखक के मतानुसार दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी दास्ता या पराधीनता नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना है। इसका तात्पर्य उसे दास्ता या गुलामी में जकड़ कर रखना है, कि हम इच्छा को किसी की दबा देना है। समझ रहे ना। तो अब केवल हथकड़ी लगा करके या जेलों में बंद करके ही दास्ता नहीं होती है। दास्ता का मतलब पूरा स्वतंत्रता व्यक्ति को अगर नहीं है तो ये भी एक दास्ता है। प्रश्न नंबर 4 है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क है। सबसे पहले तो आपको इतना बड़ा जो प्रश्न है उसके बारे में जब पता चल जाएगा, तो जो बड़े बड़े प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके पहले दृष्टिकोण को आपको समझ लेना चाहिए कि क्या दृष्टिकोण
ले करके इस प्रश्न की रचना हुई है। तो शारीरिक वंश परंपरा आपने पढ़ा है, सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से आप देख रहे हैं समानताएं संभावित रहने के बावजूद भी जो है अम्बेडकर समता जो है यानी समानता के व्यवहार के सिद्धांत को मानने का वह क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं बार बार। और इसके पीछे उनका जो तर्क है उसको आपने सार में भी पढ़ा और अभी आप पढ़ रहे हैं उत्तर में कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की जिससे मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बाद भी अम्बेडकर समता की बात करते हैं, समानता की। उनका मानना है कि जब प्रारंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएंगे तो समता का विकास होगा। जब बचपन से ही उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा सब कुछ मिलेगा और शारीरिक वंश परंपरा के अनुसार उनको न बांट करके सब व्यवहार में कुशलता रहेगी, समता रहेगी, तो बदलाव आएंगे। उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग को सभी जो है व्यक्तियों के साथ ही समान व्यवहार करना चाहिए। तो इसे बताया गया कि जब हम समानता का व्यवहार समाज में रहे तभी क्या है, लोग आगे बढ़ेंगे और ये आग्रह उनका है। नंबर 5 है, सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक महत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थिति और जीवन सुविधाओं का सतर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? अपने विचार आपको लिखने हैं। देखिए, आप अगर उससे सहमत हैं तो सहमत में लिखिए, अगर सहमत नहीं होते हैं बहुत से लोग तो उसे आप अपने फिर पूर्ण विचार दीजिए कि हम क्यों सहमत नहीं हैं। तो आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये आपकी विचारधारा स्पष्ट होती है। उत्तर है, देखिए, सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक महत्व को मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा कि हमें बदलना पड़ेगा इसे। इस पक्ष में हमारी पूर्ण सहमति है। भावनात्मक महत्व का मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन अति आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब सभी को एक सी सुविधाएं मिले, समानता के अधिकार हो। तभी हम सही मूल्यों में मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन कर सकते हैं। पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबको समानता के अवसर मिलने चाहिए। जब उसे समान अवसर प्राप्त होते हैं, यदि किसी को बड़े और अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, वह पूंजीपति है, और दूसरे को नीचे स्तर के भौतिक साधन प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से उसके भीतर होने वाली कितनी भी प्रतिस्पर्धाएं रहें, वह पीछे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अगर कोई गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है, उसकी क्षमता है लेकिन उसको आगे पढ़ने के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जिसके पास आप देख रहे हैं पैसा है, वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है, फिर भी उसका पिता क्या कर रहा है, पैसा लगा करके उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में डोनेशन दे करके भी पढ़ा दे रहा है। तो क्षमता प्रतिस्पर्धाएं कहाँ से उत्पन्न होंगी? तो इसको भी समझना पड़ेगा कि ये सारे साधन जो होते हैं वही क्या कर लेते हैं, कभी कभी व्यक्ति को आगे पीछे ले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को समान अवसर यदि प्राप्त होंगे तभी विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सबके लिए एक से विद्यालय खुले, सबको जातिगत के हिसाब से न बांटा जाए, सबको समान अवसर दिए जाए, सब कुछ अगर मिलने लगे तो हमारा समाज भी प्रगति करेगा, और ये उनकी विचारधारा है। नंबर 6 है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। भ्रातृत्वता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे? तो क्वेश्चन मार्क लिखा ही हुआ है। तो आप देख रहे हैं स्त्रियों की भी वे बात करते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों का जो दमन हो रहा था, स्त्रियों को बाहर निकलने के लिए मनाही थी, पर्दा प्रथा थी, पढ़ने के अधिकार नहीं थे, आप देख रहे हैं। और किस प्रकार से हमारे यहाँ जाति प्रथाएं हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी प्रगति को रोकती हैं। तो आदर्श समाज के 3 तत्वों को ध्यान में रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, उन्हें भी सम्मान का पात्र बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बना है। दोनों ही आप देख रहे हैं कि बिना एक की प्रगति के दूसरे की प्रगति नहीं है, समाज की प्रगति नहीं है। दोनों ही एक ही धुरी पर चलने वाले दोनों चक्कों की बराबर है। एक चक्का अगर खराब हो गया तो दूसरा नहीं चल सकता है। उसी तरह से उसमें आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल होना चाहिए। केवल ऐसा वर्ग न शामिल हो जो केवल युवा वर्ग हो। उनका मानना है युवा वर्ग भी शामिल हो, स्त्रियां भी शामिल हो, आपस में भ्रातृत्वता हो, भाईचारा हो। भ्रातृत्वता शब्द संस्कृत का शब्द है, आप देख रहे हैं, जिसका अर्थ होता है भाईचारा। जब तक भाईचारा नहीं तो समाज में अपनापन नहीं है। यह एक मजबूत संबंध को बनाता है तथा भाईचारे के माध्यम से समाज के एक छोर से
दूसरे छोर तक इस संबंध को पहुंचना है और इसे पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारा समाज क्या होगा, एक आदर्श समाज बनेगा, भाईचारे का समाज बनेगा। हिंदू मुस्लिम सारे सिख ईसाई सभी आपस में मिल करके रहेंगे। इसकी खाई को पाटने की आवश्यकता है, न कि खाई को गहरा करने की, कि और उसकी गर्त में हम आप गिरते चले जाएं। तो इस पर भी एक विचारधारा बनाई जा सकती है और अपनी सहमति आपको बतानी है और उचित कहाँ तक है इसे आपको बताना है। इस प्रकार से आपने 6 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।